अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। चैप्टर नंबर 18 हम स्टडी कर रहे थे, दैट वाज डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आपकी बुक का पेज नंबर है 309। और प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने ब्लैक बॉडी को डिस्कस किया था और एक कर्व जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ के अगेंस्ट हमने प्लॉट किया था, हमने उसको भी डिस्कस किया। और यहाँ पर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो इस कर्व को जो है वो बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, इन जो कर्व था हमारे पास, इसके जो कुछ एक्सप्लेनेशन थी वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इसलिए इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए 1900 में एक साइंटिस्ट था मैक्स प्लैंक, उसने एक फार्मूला डिस्कवर किया फॉर ऑल वेवलेंथ, जो कि शॉर्टर और लॉन्गर वेवलेंथ है, उसके लिए एक फार्मूला डिस्कवर किया। जो मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट था, इसने कोई 2-3 साल में ये फार्मूला डिस्कवर नहीं किया, बल्कि उसने इसके लिए 7 to 8 ईयर्स लगाए हैं इन रेडिएशंस को ऑब्ज़र्व करने के लिए और इन रेडिएशंस की जो ग्राफ था उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो इसने इस जो हम लोग इस मैक्स प्लैंक में हम जो है वो जो क्वांटम थ्योरी है, इसमें हम लोग 2-3 जो साइंटिस्ट हैं उनकी इजम्पशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास इजम्पशंस आती हैं वो प्लैंक्स की आती हैं। तो प्लैंक्स ने ये बोला था कि हमारे पास जो इन ब्लैक बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये देखें आपके पास यहाँ पे एक ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं हो रही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हमने ये कंसिडर किया था कि हमारे पास ये जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में हो रही हैं। ठीक है, लेकिन हम जो मैक्स प्लैंक्स था उसने ये बोला था कि ये जो एनर्जी रेडिएट और एब्जॉर्ब हो रही है वो हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट मैनर में हो रही है। डिस्क्रीट मैनर का मतलब है कि कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं हो रही, बल्कि स्मॉल पैकेट्स हैं एनर्जी के, और हर रेडिएशन जो है वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी पे कंसिस्ट करती है। ठीक है, और इन स्मॉल पैकेट्स को हम ये कहते हैं कि ये स्मॉल पैकेट्स हमारे पास क्वांटा और बंडल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये देखें, यहाँ से एनर्जी रेडिएट हो रही है, तो ये हमारे पास सिंगल एनर्जी को नहीं लेके जा रही, बल्कि हमारे पास ये क्या करिए बंडल्स ऑफ एनर्जी को लेके जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्मॉल जो है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है वो इसके साथ जाएंगे, और हर एक पैकेट को हमारे पास जो एनर्जी का पैकेट है उसको हम नाम देते हैं क्वांटा और बंडल का। ठीक है, और हर एक जो हमारे पास क्वांटा होता है उसकी एक स्पेसिफिक जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, हर एक जो क्वांटा जो कि यहाँ से एनर्जी पे कंसिस्ट जो कि एनर्जी हमारे पास कंसिस्ट करता है, उसकी जो है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। अब आगे हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो एनर्जी होती है इस बंडल की या फिर क्वांटा की, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ का मतलब है कि जितनी आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा आपके पास एनर्जी होगी। सो ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ई इज इक्वल्स टू एच एफ। ठीक है, और ये अब हमारे पास क्या बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो एच है वो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। इस वैल्यू को आपने याद रखना है। ठीक है, और इस वर्क के लिए मैक्स प्लैंक्स को 1918 में जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो हमारे पास है ई इज इक्वल्स टू एन एच एफ। तो हमने ये बोला था कि हमारे पास ये जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट फॉर्म में जो है वो हमारे पास इमिट होती है। ठीक है, ये जो रेडिएशंस होती हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। तो डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो एन की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी 1 2 3 4 और हमारे पास अप टू सो ऑन, लेकिन 0.5 या 1/2 या 3/2 ये नहीं हो सकती। ठीक है, हमारे पास एक इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, या अब तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, कंप्लीट इसकी वैल्यू होगी। 1.5 2.5 3.5 ये हमारे पास यहाँ पर अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, तो सेकेंडली हमने ये कहा कि ये जो एनर्जी है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, कांस्टेंट रिड्यूस करते हैं, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं फोटोन की तरफ। तो जो आइंस्टाइन था, आइंस्टाइन एक फेमस साइंटिस्ट था जिसने इसी जो प्लैंक्स का जो आइडिया था उसी को आगे मॉडिफाई किया, और इसने कहा कि ये जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में जो है वो कंसिस्ट करती हैं। ठीक है, और हर एक पैकेट जो है वो हमारे पास वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, मतलब उसको आगे हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, वो उसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और हर एक पैकेट को उसने नाम दिया फोटोन का। ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो फोटॉन्स पे कंसिस्ट करती हैं, और ये जो है वो आगे हम इसको फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। ये
यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया कि हमारे पास फोटोन क्या है और इंडिविजिबल है, और साथ में हमारे पास फोटोन जो है वो एनर्जी पैकेट है, ठीक है। और डिस्क्रीट फॉर्म में हमारे पास एनर्जी होती है, लाइक 1 2 3 हो सकती है, लेकिन 1.5 या 1/2 या 2/5 जो है वो नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास देखिए मोमेंटम ऑफ फोटोन आ जाता है। मोमेंटम ऑफ फोटोन में देखिए हमारे पास तो स्टूडेंट्स जो एनर्जी है वो हमारे पास इक्वल है HF के, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू HF, ये इक्वेशन पीछे हमने अभी डिराइव की है, दैट एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। सेकेंडली हमारे पास अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन हमारे पास ये जो इक्वेशन है, जो फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन की, वो हमारे पास है E इज इक्वल टू MC²। तो अगर हम क्या करें कि इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो सकती है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन जाएगी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, HF इज इक्वल टू MC², ठीक है। HF इज इक्वल टू MC² हो जाएगा। अब इसको देखिए आप, यहाँ से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम यहाँ से इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। दैट हमारे पास देखें वेलोसिटी जो है वो हमारे पास इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के। V इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये इक्वेशन आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास देखें जिस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, तो हमने कल भी पढ़ा था कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। तो इट्स मीन हमारे पास इनकी जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, जो इनकी स्पीड होगी वो हमारे पास किसकी इक्वल होगी, स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होगी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, हम जो वेलोसिटी है इसको हम जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, C से, क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो रिप्लेस कर देते हैं C के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा C इज इक्वल टू एफ लेमडा। V इज इक्वल टू एफ लेमडा की जगह हम क्या लगाएंगे, C इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, C डिवाइडेड बाय लेमडा की। यहाँ से फ्रीक्वेंसी को आइसोलेट करना है तो हम लेमडा को दूसरी तरफ जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, C डिवाइडेड बाय लेमडा। अब आपने क्या करना है कि जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने निकाली है इसको उठा के आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इक्वेशन थी हमारे पास HF इज इक्वल टू MC², ठीक है। तो हमारे पास अब क्या होगा कि H और F की जगह हम क्या लगाएंगे, C डिवाइडेड बाय लेमडा। तो हम यहाँ पर जो है वो F की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, C डिवाइडेड बाय लेमडा। तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से हो जाएगी, H इंटू C डिवाइडेड बाय लेमडा इक्वल्स टू MC²। और हमारे पास यहाँ से देखें तो एक C जो है वो इस C का जो स्क्वायर है, मतलब C का स्क्वायर का मतलब होता है C मल्टीप्लाई बाय C। तो एक C जो है वो इस C के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो हमारे पास बचेगी H डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल्स टू MC के, ठीक है। H डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल्स टू MC। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। और मोमेंटम की जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो भी आपको पता है क्या होती है, P इज इक्वल्स टू mv। और अगर हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी है, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी उसकी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो, ठीक है। तो हमारे पास ये जो v है ये रिप्लेस हो जाएगा c के साथ, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट की जितनी है, ठीक है। तो अब हम जो है वो v को जो है वो c से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें v की जगह आप c लगा दें तो p इज इक्वल्स टू एम सी बन जाएगा। v की जगह आप क्या लगा देंगे, c लगा देंगे, तो p इज इक्वल्स टू एम सी बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन 3 है, यहाँ पर देखें तो यहाँ से आपके पास ये जो एम सी है ये किसकी इक्वल आया, मोमेंटम के इक्वल आया। एम सी आपके पास मोमेंटम के इक्वल है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में आप एम सी की जगह क्या लगा सकते हैं, मोमेंटम लगा सकते हैं। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एम सी की जगह अगर आप मोमेंटम लगाएं, p लगाएं, तो ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, यहाँ पर देखें एम सी की जगह मैंने p लगाया इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर इस इक्वेशन को अरेंज करके लिखें तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है p इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये हमारे पास जो है वो मोमेंटम आ जाता है, फोटोन का मोमेंटम आ जाता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो फोटोन का मोमेंटम है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपके पास जो है वो वेवलेंथ होगी उतना कम आपके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। और जितना कम मोमेंटम जितनी लॉन्गर वेवलेंथ जितनी आपके पास कम शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतना ज़्यादा आपके पास जो है वो मोमेंटम होगा, ठीक है।
तो यहाँ तक हम लोगों ने मोमेंटम ऑफ फोटोन देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेस्ट मैस ऑफ फोटोन, कि हमारे पास जो फोटोन है अगर हम उसका रेस्ट मैस मेजर करें, रिलेटिविस्टिक मैस नहीं, रेस्ट मैस, ठीक है। रेस्ट मैस का मतलब है कि जैसे अगर अभी हम जो है वो स्टेशनरी हैं और हम जो है फोटोन का मैस मेजर कर रहे हैं, तो वो जो मैस होगा वो हमारे पास उसका क्या होगा, रेस्ट मैस होगा। तो अगर हम उसका रेस्ट मैस मेजर करें तो वो हमारे पास कितना आएगा। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो हमारे पास मैस आता है वो हमारे पास इक्वल होता है m इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाय √1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे जो m है वो आपके पास रिलेटिविस्टिक मैस आता है, m नॉट आपके पास रेस्ट मैस आ जाता है। यहाँ पे v जो है वो स्पीड है जिसके साथ आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा होता है, और c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जो कि आपके पास जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर देखें तो आपके जो फोटोन है, तो फोटोन देखें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है आपके पास, ये फोटॉन्स हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं, और हमने कहा था कि ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं, ठीक है। बहुत फास्टर है, जाहिर सी बात है, लाइट कंसिस्ट करती है फोटॉन्स पे, तो फोटॉन्स जो है वो विद द स्पीड ऑफ लाइट ही मूव करेंगे। तो इट्स मीन कि उनकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास इक्वल है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। तो अगर हम जो है यहाँ से v को जो है वो रिप्लेस कर दें c के साथ, क्योंकि जो वेलोसिटी हमारे ऑब्जेक्ट ही जिसका हमने मैस मेजर करना है अगर हमारे पास इक्वल है स्पीड ऑफ लाइट के, तो हम v को किससे रिप्लेस कर देंगे, c के साथ, क्योंकि अभी हमारे पास वेलोसिटी किसकी इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। तो यहाँ पे v की जगह हम क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। तो रिप्लेस करते हैं v को c से, तो अब हमारे पास m किसके इक्वल हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाय √1 माइनस वी स्क्वायर की जगह हम क्या लगाएंगे, c स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये c स्क्वायर। उसी तरह से तो आप देखते हैं कि आपके पास ये जो c स्क्वायर है वो c स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास देखिए ये कैंसिल होके 1 बच गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या रह जाएगी, m इज इक्वल्स टू एम नॉट √1 माइनस 1, ठीक है। और 1 माइनस 1 आपको पता है क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, 0 होगा। तो √0 भी आपको पता है क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास जो रिलेटिविस्टिक मैस आएगा वो क्या होगा, इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 0। और हमें पता है कि अगर कोई भी जो वैल्यू है वो 0 पे डिवाइड हो रही होती है, अगर डिनोमिनेटर में जब हमारे पास 0 होता है तो वो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है। अगर 0 ऊपर होता, डिनोमिनेटर में 0 होता तो वैल्यू 0 हो जाती, लेकिन अभी हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 है। तो जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो हमारे पास वो वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से जो मैस ऑफ फोटोन आता है वो हमारे पास इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अगर यहाँ से मैस जो है वो इन्फिनिटी आता है तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैस इन्फिनिटी आता है तो एनर्जी भी हमारे पास क्या आ सकती है, इन्फिनिटी आ सकती है। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि हमारे पास किसी फोटोन का मैस इन्फिनिटी हो जाए या फिर हमारे पास उसकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स इन्फिनिटी को यहाँ से ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो एक ऑप्शन है वो ये है कि अगर हमारे पास इसका रेस्ट मैस 0 हो जाए, यहाँ पर देखें रेस्ट मैस अगर हमारे पास 0 हो जाएगा तो तब हमारे पास ये इक्वेशन इन्फिनिटी नहीं होगी, क्योंकि नॉमिनेटर में अब हमारे पास 0 आ चुका है। अब m इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 0, 0 डिवाइडेड बाय 0 हमें क्या देगा, 0 देगा। 0 तो हो सकता है लेकिन इन्फिनिटी आपके पास नहीं हो सकता। एनर्जी आपके पास 0 तो हो सकती है लेकिन इन्फिनिटी आपके पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर आपके पास कि ये जो m नॉट इज इक्वल्स टू, जब हमारे पास m नॉट जो है वो 0 पुट करेंगे तो तब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या बनेगी, 0 बनेगी। अदरवाइज़ अगर m नॉट की कोई ना कोई वैल्यू हुई, बहुत थोड़ी सी भी लेकिन कोई ना कोई वैल्यू हुई, तो ये पूरी इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी। क्योंकि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 होता है तो हमारे पास वो इक्वेशन क्या बन जाती है, इन्फिनिटी बन जाती है। तो इसको इन्फिनिटी से बचाने के लिए एक ऑप्शन ये है कि हमारे पास हम कंसिडर करें कि हमारे पास m नॉट जो रेस्ट मैस है फोटोन का वो हमारे पास क्या हो, 0 हो। तो जब रेस्ट मैस 0 होगा तो 0 डिवाइडेड बाय 0 हमारे पास 0 मिलेगा और इन्फिनिटी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो m नॉट जो है वो 0 होता है, मतलब रेस्ट मैस ऑफ फोटोन हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। सो हमारे पास जो फोटोन्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, मैसलेस पार्टिकल्स होते हैं, जिनका रेस्ट मैस हमारे पास क्या होता है, 0 होता है।
तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में जो हमने स्टडी किया, हमने ये देखा कि हमारे पास जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो जो है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को। जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ ग्राफ जो यहाँ पे जो कर्व हमें शो हुए थे, ये उनको जो है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है, बहुत परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। जैसे जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी वो इनको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जो कुछ क्वेश्चन थे उनके आंसर नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो प्लैंक्स था, प्लैंक्स ने जो है वो एक फार्मूला ड्राइव किया और प्लैंक्स ने ये बोला था कि हमारे पास ये जो रेडिएशंस हैं ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती हैं बल्कि डिस्क्रीट मैनर में होती हैं। डिस्क्रीट मैनर का मतलब है कि हमारे पास ये बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं आ रही होती हैं बल्कि स्मॉल पैकेट्स होते हैं एनर्जी के। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के और हर एक पैकेट को इसने नाम दिया है क्वांटा का या फिर बंडल का। ठीक है, और हर एक पैकेट की हमारे पास स्पेसिफिक जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। यहाँ से जो है वो एक इक्वेशन ड्राइव होती है, इज इक्वल्स टू एच एफ, और एच को प्लैंक्स कांस्टेंट का नाम दिया गया और इसकी स्पेसिफिक वैल्यू भी है जो कि आपने याद रखनी है। नेक्स्ट फोटोन के बारे में बताया गया कि आइंस्टाइन ने ये बोला था कि हमारे पास ये जो फोटोन होते हैं ये इंडिविजिबल होते हैं, मतलब इनको फर्दर जो है वो सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। और ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं जिनको प्लैंक्स ने जो है वो क्वांटा का नाम दिया था, आइंस्टाइन ने इनको जो है वो फोटॉन्स का नाम दिया। फर्दर स्टूडेंट्स हमने फोटॉन्स की जो है वो मोमेंटम फाइंड आउट किया जो कि हमारे पास इक्वल आया पी इज इक्वल्स टू एच लैम्डा के। यहाँ से स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने पास जो है वो लिखना है, क्योंकि ये बुक में नहीं है। आपने इसको मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है ये इसको आपने लिखना है। ठीक है, रेस्ट में ऐसा फोटोन भी आपने लिखना है। रेस्ट में ऐसा फोटोन हमने देखा और हमने देखा कि हमारे पास अगर जो है फोटोन का कुछ ना कुछ मैस होता तो हमारे पास उसका रिलेटिविस्टिक मैस क्या आ जाता, वो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता और एनर्जी भी इन्फिनिटी आ जाती। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी चीज़ का मैस या एनर्जी जो है वो इन्फिनिटी हो। तो ज़रूरी है कि हमारे पास उसका जो रेस्ट मैस हो वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो फोटोन है उसका रेस्ट मैस क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पेज नंबर आपकी बुक का है 310। एग्जाम्पल आपके पास 18.4 आती है जिसमें वो कहते हैं द टेम्परेचर ऑफ द स्किन इज अप्रॉक्सीमेटली 35 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द वेवलेंथ एट विच द पीक अकर्स इन द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द स्किन। वो कहते हैं कि आपकी जो स्किन है उसका जो अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर उसने बताया हुआ है जो कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो कहते हैं कि आपने वेवलेंथ बतानी है। ठीक है, वेवलेंथ आपने कौन सी बतानी है, जिसपे आपके पास पीक वैल्यू होगी। ठीक है, कल हमने कहा था ना कि हमारे पास वेवलेंथ की जो पीक वैल्यू होती है, यहाँ पर देखें आपके पास ये जो है वो वेवलेंथ की क्या आ रही है, पीक वैल्यू। यहाँ पे पीक आ रही है आपके पास, जिसको हमने लैम्डा मैक्सिमम का नाम दिया था, लैम्डा मैक्स का नाम दिया था। ठीक है, तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने जो है वो लैम्डा मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। आपको टेम्परेचर जो है वो गिवन है। तो कल स्टूडेंट्स हमने एक फार्मूला जो है वो किया था, ड्राइव किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास ये जो लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर है ये इक्वल होता है 0.2898 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर केल्विन के। ठीक है, ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू आई थी ये कांस्टेंट के इक्वल था, ये जो लैम्डा टी था ये कांस्टेंट के इक्वल था और ये उस कांस्टेंट की वैल्यू थी जो मैंने आपको बोला था आपने याद रखना है। ये आपको गिवन डेटा में गिवन नहीं होगा स्टूडेंट, ये आपने खुद याद रखना है। आपने यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, आपने लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपने वो वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है जहाँ पे आपके पास रेडिएशन की पीक जो है वो आ रही होगी। तो आपके पास लैम्डा मैक्सिमम अगर आपने फाइंड आउट करना है तो इसको आइसोलेट कर लें और टी को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें। तो आपके पास लैम्डा मैक्सिमम जो है वो इक्वल हो जाएगा जो इस पूरी वैल्यू के डिवाइडेड बाय जो आपके पास टी आ जाएगा। ठीक है, तो टी पे डिवाइड कर दें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 308 केल्विन। जैसे आपके इस 35 डिग्री सेल्सियस को आप कन्वर्ट करें केल्विन में। ठीक है, केल्विन में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, ये जो सेंटीग्रेड में आपके पास वैल्यू होती है इसमें आप क्या कर देते हैं 273 को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो आप जब 35 में 273 प्लस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो केल्विन में आएगी। अब केल्विन में वैल्यू हमने क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू है हमें किस में गिवन है, केल्विन में गिवन है। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपका जो टेम्परेचर होगा उसको भी आपने किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। 35 को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके पास जो है वो आ जाएगा 308 केल्विन। अब आपने इस कांस्टेंट को जो है वो 308 पे डिवाइड करना है तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, देखिए स्टूडेंट्स डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद आपने आपके पास अगर जो है वो पावर्स जो भी आ रही हैं उनको आपने जो है वो साइंटिफिक वे में साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.4 माइक्रोमीटर। ठीक है, और आपने देखना है कि ये जो 9.4 माइक्रोमीटर है ये आपके पास कहाँ पे लाई करता है स्पेक्ट्रम में, ये इंफ्रारेड रीजन में जो है वो लाई करता है। ठीक है, तो आपको अगर स्टूडेंट्स इसमें से किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हुई, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है और इस प्रॉब्लम की जो कैलकुलेशंस हैं यहाँ पर इसको आपने खुद जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है।